चैप्टर 69। एक खंडर जैसी जगह पर कुछ आदमी बंधे हुए थे। उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। सभी की हालत काफी खराब थी। तभी वहां पर पाशा आया। पाशा एक आदमी से पूछा, क्या इसने अपना मुंह खोला? उस आदमी ने अपना सर झुका लिया। पाशा गुस्से से उस पर चिल्ला कर बोला, क्या तेरे हाथों में जंग लग गया है, जो एक आदमी से बातें नहीं निकाल सका? जमीन पर पड़ा जख्मी आदमी अपनी सांसें संभालते हुए हंसते हुए बोला, तू चाहे कुछ भी कर ले पाशा, मैं तुझे को कुछ भी नहीं बताऊंगा, चाहे तू मेरी जान भी क्यों ना ले ले। पाशा गुस्से में उसे कुछ बोलता तभी पीछे से किसी की काफी डरावनी आवाज गूंजी, ठीक है जैसी तेरी इच्छा। उस आदमी ने आवाज की दिशा में देखा। उस आदमी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि सामने खुद किंग खड़ा था, वो भी बिना मास्क के। अब आगे सामने एकाक्ष सिंह राजावत खड़ा था, वो भी पूरे ब्लैक अटायर में। एकाक्ष अभी किसी नर्क के डेविल से कम नहीं लग रहा था। उसके चारों ओर काफी भयानक हो रहा था। एकाक्ष उस आदमी में पास आकर उसे अपनी लाल आंखों से घूरते हुए बोला, जब तुझे हमारे काम ही नहीं आना है तो तेरा जिंदा रहने का भी कोई फायदा नहीं। मगर उससे पहले इतना बोल वो उसके चेहरे के पास आकर खतरनाक आवाज में बोला, कैसा हो अगर तेरा परिवार तेरे आंखों के सामने दम तोड़े? तेरी बेटी जो रोज कॉलेज जाती है, अगर वो कभी कॉलेज से घर ही ना पहुंचे, या फिर तेरा बेटा राजावत कॉर्पोरेशन में काम करता है ना, अगर उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जाए तो कैसा रहेगा? एकाक्ष अभी वो एकाक्ष सिंह राजावत लग ही नहीं रहा था, वो अभी हद से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। एकाक्ष की बात सुन उस आदमी का शरीर डर से कांप गया। वो गुस्से से एकाक्ष पर चिल्लाते हुए बोला, नहीं किंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने मेरे बच्चों को कुछ करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। एकाक्ष जोर जोर से खतरनाक हंसी हंसने लगा। एकाक्ष उस आदमी से बोला, हम क्या कुछ कर सकते हैं इसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। गलती कर दी तूने, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की सोच की। वो आदमी डरते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं किंग, मेरे परिवार को कुछ मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बस मेरे परिवार को छोड़ दो। वो आदमी बोला, मैं सच बोल रहा तू किंग, मुझे बस हुक्म रानीसा को बेहोश कर वहां से 10 किलोमीटर दूर ले जाकर एक्का में रखने को बोला था। इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता। उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वो मेरे बच्चों को मार देंगे। एकाक्ष कठोर आवाज में बोला, क्या तुमने उस आदमी को चेहरा देखा जिसके लिए तू काम कर रहा था? वो आदमी बोला, नहीं, उस आदमी ने मुझे प्राइवेट नंबर से कॉल किया था। आदमी कुछ सोच जल्दी से बोला, हाँ याद आया, मैं उसका ना नंबर प्लेट तो नहीं देख पाया, मगर मैंने उसका में एक चील का पोस्टर देखा था। एकाक्ष कुछ सोच बोला, चील? एकाक्ष ने पाशा की तरफ देखा। पाशा जल्दी से बोला, मैं काली को पता करने के लिए बोलता हूँ किंग। किंग उस आदमी की तरफ देख बोला, तूने मेरी रानीसा को छूने की हिम्मत की है, तुझे इसका खामियाजा तो भुगतना ही होगा। एकाक्ष पाशा से बोला, पाशा इस आदमी के हाथ काट, आंखें निकाल, इसको इसके घर के बाहर फेंक देना। इतना बोल वो वहां से चला गया। वही वो आदमी चिल्लाते हुए रह गया। आधी रात का वक्त 2 आदमी भूमि के रूम के बाहर खड़े थे। दोनों के हाथ में गन्स थी। तभी अचानक एक गार्ड बेहोश होकर वहां गिर पड़ा। दूसरा गार्ड जब तक कुछ समझ पाता वो भी जमीन पर पड़ा हुआ था। भूमि पीछे से निकल अपने बालों को पीछे झटकते हुए बोलती है, बड़े आए मुझे बेचने वाले। दरअसल भूमि ने दोनों ही गार्ड्स के गले का एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस कर उन्हें बेहोश कर दिया था। भूमि वहां से निकलने लगती है। अचानक उसे सामने से कुछ आदमी उसकी तरफ चलकर आते हुए देखती है। भूमि जल्दी से एक कमरे के अंदर चली जाती है। वो आदमी उस कमरे के बाहर खड़े हुए कुछ बातें करने लगते हैं। वही रूम में खड़ी भूमि जैसे ही डोर खोल उन पर वार करने वाली होती है, अचानक उसके पैरों को झटका लगता है। भूमि एक पल के लिए हड़बड़ा जाती है। रूम में काफी अंधेरा था जिससे भूमि कुछ भी देख नहीं पा रही थी। भूमि को महसूस होता है कि कोई नाजुक की चीज उसके पैरों से लिपटी हुई है। भूमि अंधेर में टटोलते हुए किसी के सर पर हाथ रखती है। तब तक बाहर खड़े आदमी भी वहां से चले गए थे। भूमि रूम में बोर्ड ढूंढ लाइट ऑन कर जैसे ही अपने नीचे देखती है, उसे एक छोटी सी बच्ची अपने पैरों से लिपटी हुई नजर आती है। इतनी छोटी सी बच्ची को यहाँ देख भूमि काफी ज्यादा हैरान होती है। भूमि नीचे बैठ उस बच्ची को देखती है। बच्ची काफी गंदे हालत में, छोटी सी फ्रॉक पूरी धूल मिट्टी में लदी हुई थी। उस बच्ची के सर पर चोट लगी हुई थी जिससे खून बहकर सूख चुका था। वो बच्ची अपने नीले नीले ओसीन आंखों से भूमि को घूर रही थी। भूमि उस बच्ची के गालों पर हाथ रख प्यार से पूछती है, आप कौन हो बेटा? आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आपके मम्मी पापा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। बच्ची कुछ ना बोल बस भूमि को घूर रही थी। भूमि अपने दुपट्टे का एक कोना फाड़ उस बच्ची के सर पर बांध देती है। भूमि उस बच्ची से प्यार से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रही है बच्चा? और आपको ये चोट कैसे लगी?
वो बच्ची भौमी के गले से लग जाती है। भौमी उसके सर पे हाथ फेर सोचती है, आखिर इतनी छोटी सी बच्चे इस तरह ये यहाँ क्या कर रही है, कहीं इन लोगों ने मेरी तरह इसे भी किडनैप तो नहीं कर लिया है। ये सोच भौमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है उन पर। अचानक भौमी को किसी के कदमों की आहट आती है। भौमी उस बच्ची को अलग कर बोलती है, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, इसके बाद हम आपके मम्मी पापा को ढूंढेंगे। भौमी जैसे ही उसका हाथ पकड़ वहां से जाने लगती है, वो बच्ची उसका हाथ पकड़ अपना सरना में हिलाती है। भौमी उस बच्ची से, क्या हुआ, चलो मेरे साथ। वो बच्ची दोबारा अपना सरना में हिलाकर भौमी को खींचते हुए कहीं लेकर जाने की कोशिश करती है। भौमी उस बच्ची से, क्या तुम मुझे कहीं लेकर जाना चाहती है। बच्ची अपना सर हाँ में हिला देती है। भौमी कुछ सोचते हुए उसके साथ जाने लगती है। वो बच्ची भौमी को एक बड़े से कमरे में लेकर आती है। बच्ची फर्श पर बिछी कार्पेट हटाकर वहां बना सीक्रेट दरवाजा ओपन करने की कोशिश करने लगती है, मगर वो उसे खोल नहीं पा रही थी। भौमी तो वो दरवाजा देख हैरान हो जाती है। भौमी उस दरवाजे को ओपन करती है तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियां देखती है। भौमी काफी संभल कर उस बच्ची के साथ सीढ़ियां उतरने लगती है। अंधेरे में कुछ दूर जाने के बाद भौमी को कुछ आवाजें सुनाई देती है। भौमी तुरंत एक कोट में छुपकर जब अपने सामने देखती है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि सामने कुछ गुंडे छोटे छोटे बच्चों हाथों में ड्रग्स इंजेक्ट कर रहे थे। सभी बच्चे काफी छोटे थे, बच्चों की हालत काफी खराब थी। एक आदमी वहां आकर बोला, क्या वो बच्ची मिली? उद्धरण चिन्ह। इस पर दूसरा आदमी अपना सर झुकाकर बोलता है, नहीं सर, अभी तक हम उस बच्ची को पकड़ नहीं पाए हैं, मगर हमारे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्द वो पकड़ में आ जाएगी। ये सुन पहला आदमी उसको थप्पड़ मार बोला, कब मिलेगी वो? क्या तेरे आदमी एक 3 साल की बच्ची को ढूंढ नहीं पाए हैं? कल रात तक सभी बच्चों को सिंगापुर भेजना है, अगर कल तक वो बच्ची नहीं मिली तो अपनी बच्ची को बेचने के लिए तैयार हो जाना। ये सुन वो आदमी घबरा जाता है। वो आदमी हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं सर, वो बच्ची बहुत जल्द आपके सामने होंगी। पहला आदमी बोला, यही तेरे लिए अच्छा होगा। इतना बोल वो वहां से चला गया। दूसरा आदमी अपने सर का पसीना पोंछ अपने साथियों पर चिल्लाकर बोला, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर जितनी जल्दी हो सके उस चुहिया को ढूंढो, ना जाने कौन से बिल में छिप गई है, बस एक बार मेरे हाथ आ जाए फिर बताता हूँ उस पिद्दी को। इतना बोल वो अपने 2 आदमियों को बच्चों की निगरानी करने छोड़ वहां से चला गया। कुछ देर ही हुई होंगी कि एक आदमी चटक की आवाज के साथ एक आदमी नीचे गिर पड़ा। दूसरे आदमी ने उस तरफ देखा तो भौमी ने उस आदमी की गर्दन मरोड़ तोड़ दी थी। वो आदमी जैसे ही गोली चलाने वाला था, भौमी ने तेजी से उसके गन पकड़े हाथ पर वार कर दिया, जिससे उसका गन दूर जाकर गिरा। भौमी ने एक हाथ से उसका एक हाथ पकड़ और दूसरे हाथ से उसका मुंह दबाकर घुमाकर उसका हाथ बुरी तरह तोड़ दिया, मगर उसकी आवाज बाहर नहीं आ सकी। भौमी ने अब उसका गर्दन पकड़ उसे झट से तोड़ दिया, जिससे वो आदमी वही निढाल हो गया। भौमी ने दोनों को निपटाकर बच्चों को देखा जो उसे देख बुरी तरह डरे हुए थे, मगर किसी ने भी आवाज नहीं की। ये देख भौमी समझ रही थी कि उन आदमियों ने इन बच्चों को काफी बुरी तरह से टॉर्चर कर डरा रखा था, जिस वजह से ये आवाज करने से भी डर रहे हैं। भौमी उन्हें समझते हुए बोली, मुझसे डरो मत बच्चों, मैं आपकी दोस्त ही हूँ। मगर सभी बच्चे काफी डरे हुए थे। तभी भौमी के पीछे से वो छोटी सी बच्ची भागकर सीधा एक 9-10 साल के बच्चे के गले लग गई। वो बच्चा उस बच्ची को देख हैरानी से बोली, सवेरा तू यहाँ क्या कर रही है? तू वापस क्यों आई? हमने तुझे यहाँ से कितनी मुश्किल से भगाया था। भौमी उस बच्चे से पास आकर बोली, क्या तुमने इसे यहाँ से भगाया था? चैप्टर 70। वो आदमी जैसे ही गोली चलाने वाला था, भौमी ने तेजी से उसके गन पकड़े हाथ पर वार कर दिया, जिससे उसका गन दूर जाकर गिरा। भौमी ने एक हाथ से उसका एक हाथ पकड़ और दूसरे हाथ से उसका मुंह दबाकर घुमाकर उसका हाथ बुरी तरह तोड़ दिया, मगर उसकी आवाज बाहर नहीं आ सकी। भौमी ने अब उसका गर्दन पकड़ उसे झट से तोड़ दिया, जिससे वो आदमी वही निढाल हो गया। भौमी ने दोनों को निपटाकर बच्चों को देखा जो उसे देख बुरी तरह डरे हुए थे, मगर किसी ने भी आवाज नहीं की। ये देख भौमी समझ रही थी कि उन आदमियों ने इन बच्चों को काफी बुरी तरह से टॉर्चर कर डरा रखा था, जिस वजह से ये आवाज करने से भी डर रहे हैं। भौमी उन्हें समझते हुए बोली, मुझसे डरो मत बच्चों, मैं आपकी दोस्त ही हूँ। मगर सभी बच्चे काफी डरे हुए थे। तभी भौमी के पीछे से वो छोटी सी बच्ची भागकर सीधा एक 9-10 साल के बच्चे के गले लग गई। वो बच्चा उस बच्ची को देख हैरानी से बोली, सवेरा तू यहाँ क्या कर रही है? तू वापस क्यों आई? हमने तुझे यहाँ से कितनी मुश्किल से भगाया था। भौमी उस बच्चे से पास आकर बोली, क्या तुमने इसे यहाँ से भगाया था? अब आगे। वो बच्चा डरकर सवेरा को अपने पूछे छुपाते हुए बोलता है, इसमें सवेरा की कोई गलती नहीं है, प्लीज उसे कुछ मत करना, मैंने उसे यहाँ से भगाया था।
मॉमी उस बच्चे को शांत करते हुए बोलती है, हे मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, तुम शांत हो जाओ। तभी सवेरा उस बच्चे से अपना हाथ छुरा कर भौमी के सामने जाकर उस बच्चे को इशारे करते हुए कुछ बोलने की कोशिश करती है। दूसरी छोटी बच्ची उस लड़के से पूछती है, चीकू भैया ये क्या बोल रही है? उद्धरण चिन्ह। चीकू बोलता है, रेनू सवेरा इन दीदी को अच्छा बोल रही है। चीकू भौमी की तरफ मुड़ कर, क्या आप हमें यहाँ से बचाने आई है? भौमी बहुत प्यारी सी स्माइल करके बोलती है, हाँ मैं आप सबको यहाँ से बचाने आई हूँ, आप सबको जाना है ना अपने घर। ये सुन सभी बच्चे जोर जोर से हम में अपना सर हिलाने लगते हैं। रेनू रोते हुए बोलती है, हमें मम्मी के पास जाना है। भौमी रेनू को अपने बाहों में लेकर बोलती है, हाँ बेटा हम सब अपने घर जाएंगे, पर इसके लिए आप सभी को मेरी बातें माननी पड़ेगी, बोलिए मानेंगे ना? उद्धरण चिन्ह। सभी बच्चे अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं, हम आपकी सारी बात मानेंगे। भौमी मुस्कुराकर उनके सर पर हाथ फेर देती है। दूसरी तरफ आदवन, एकाक्ष, सिद्ध, ओम और कृषिव बैठे हुए थे। कृषिव पूछता है, क्या भाभी का कुछ पता चला? आदवन बोलता है, नहीं हमने अपने लोगों को लगा कर रखा है पर अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। सिद्ध बोलता है, जिसने भी भाभी सा को किडनैप किया है काफी शातिर इंसान है वो। उद्धरण चिन्ह। ओम गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए गुस्से से बोलता है, बस एक बार हमारे हाथ आ जाए वो कमीना जिसने भाभी मासा को किडनैप किया है, फिर उसका वो हालत करूंगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। सिद्ध उसे शांत करते हुए बोलता है, शांत हो जाए ओम, ऐसे हाइपर होने से कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। कृषिव एकाक्ष को देखता है जो चुप था मगर उसके अंदर का तूफान कृषिव महसूस कर सकता था। अभी वो कुछ बोलता कि एकाक्ष का फोन बज उठा। एकाक्ष ने फोन पिक कर बिना कुछ बोले सामने की बात सुनने लगा। जैसे जैसे वो सुन रहा था उसके एक्सप्रेशन डार्क होते जा रहे थे। एकाक्ष छत से उठ बिना कुछ बोले वहां से चला गया। वही बाकी सब एकाक्ष के ऐसे जाने से हैरान थे, वो भी एकाक्ष के पीछे चले गए। बेसमेंट में वो लैडर और उसके आदमी अंदर आए। बेसमेंट का हाल देख वो लोग शॉक हो गए। दरअसल बेसमेंट में उनके आदमियों की लाशें पड़ी हुई थी मगर बच्चे वहां नहीं थे। वो लैडर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, किसने किया ये सब, कहाँ है बच्चे? तभी वहां एक आदमी दौड़ते हुए हड़बड़ाते हुए आकर बोला, वो लड़की कमरे में नहीं है। उस लैडर ने उस आदमी को थप्पड़ जड़ उसका कॉलर पकड़ बोला, लड़की भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई वो लड़की, तुम लोग क्या कर रहे थे? वो आदमी घबराते हुए बोला, पता नहीं कैसे वो हमारे आदमियों को मार वहां से निकल गई। लैडर फिर से उसे थप्पड़ मार बोलता है, तुम नकारों से एक लड़की नहीं संभाली गई, अगर गलती से भी उसका पति यहाँ पहुंच गया ना तो तुम जानते भी नहीं हो तुम्हारा क्या हाल होगा। लैडर फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ फेरने लगता है। तभी दूसरा आदमी बोला, सर कहिए उस लड़की ने ही तो हमारे आदमियों को मारो, उन बच्चों को आज़ाद तो नहीं किया है। लैडर उसे देखकर बोला, मुझे वो लड़की और वो बच्चे किसी भी हाल में चाहिए, जाओ सभी को अलर्ट कर दो। वो आदमी अपना सर हिलाते हुए बाकी सबके साथ उन्हें ढूंढने लगा। वही भौमी बच्चों के साथ वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। भौमी को पता था कि अब तक उन लोगों को उनके गायब होने का पता चल गया होगा और भौमी को किसी भी तरह सभी बच्चों को सेफली यहाँ से निकालना था। अचानक भौमी को कुछ आदमी उस तरफ आते हुए नजर आते हैं। भौमी बच्चों को साइड में छिपाकर पीछे से उन आदमियों पर हमला कर देती है। भौमी काफी बखूबी से उन आदमियों को मार वहां पड़ा गन उठाकर बच्चों के साथ आगे बढ़ने लगती है। भौमी रास्ते में आ रहे अभी गुंडों से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी चीकू घबराते हुए बोलता है, सवेरा सवेरा कहाँ है? भौमी सभी बच्चों की तरफ देखती है, वहां सवेरा नहीं थी, शायद इन मारपीट में वो पीछे कहीं छूट गई थी। भौमी चीकू और बाकी सारे बच्चों को एक कमरे में छुपाते हुए बोलती है, आप सब लोग रही रुकिए, मैं सवेरा को लेकर आती हूँ। चीकू जल्दी से बोलता है, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। भौमी चीकू को समझते हुए बोलती है, बेटा आप रही रहिए, अगर आप मेरे साथ चलोगे तो इन बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, मैं सवेरा को लेकर आती हूँ। चीकू सब बच्चों की तरफ देख भौमी से बोला, प्रॉमिस आप मेरी सवेरा को ले आएंगी ना? भौमी उसके सर पर हाथ फेर बोली, पक्का प्रॉमिस, मैं आपकी सवेरा को आपके पास लेकर आऊंगी, वो भी सही सलामत। इतना बोल वो बाहर से कमरा अच्छे से लॉक कर सवेरा को ढूंढने चली गई। चैप्टर 71। भौमी रास्ते में आ रहे अभी गुंडों से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी चीकू घबराते हुए बोलता है, सवेरा सवेरा कहाँ है? भौमी सभी बच्चों की तरफ देखती है, वहां सवेरा नहीं थी, शायद इन मारपीट में वो पीछे कहीं छूट गई थी। भौमी चीकू और बाकी सारे बच्चों को एक कमरे में छुपाते हुए बोलती है, आप सब लोग रही रुकिए, मैं सवेरा को लेकर आती हूँ। चीकू जल्दी से बोलता है, मैं भी आपके साथ जाऊंगा।
भौमी चीकू को समझते हुए बोलती है, बेटा आप रही रहिए, अगर आप मेरे साथ चलोगे तो इन बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, मैं सवेरा को लेकर आती हूँ। चीकू सब बच्चों की तरफ देख भौमी से बोला, प्रॉमिस आप मेरी सवेरा को ले आएंगी ना। भौमी उसके सर पर हाथ फेर बोली, पक्का प्रॉमिस मैं आपकी सवेरा को आपके पास लेकर आऊंगी, वो भी सही सलामत। इतना बोल वो बाहर से कमरा अच्छे से लॉक कर सवेरा को ढूंढने चली गई। अब आगे भौमी सवेरा को ढूंढ ही रही थी कि उसे सवेरा नजर आती है जो रो रही थी। वही उसके सर पर एक आदमी ने गन पॉइंट कर रखी हुई थी। तभी वहां लेडा और उसके साथी बाहर निकल भौमी से बोलते हैं, गन नीचे रख दो हुक्मरानी सा, वरना इस बच्ची को गोलियों से भूनने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। भौमी सवेरा को देख अपना गन नीचे रख देती है। वो लेडा इशारा कर अपने आदमियों को उसे पकड़ने को बोलते हैं। उसके आदमी भौमी को नीचे जमीन पर घुटनों पर बिठाकर उसके हाथ पीछे बांध देते हैं। लेडा बोलता है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुझ जैसी एक कमजोर सी औरत ने मेरे आदमियों को मार बच्चों को भागा ले गई, लगता है काफी जिगरा है तेरे में। भौमी एक टेढ़ी स्माइल कर बोलती है, मेरे में जिगरा कितना है ये तो तुझे मेरे हाथ खोलने के बाद पता चलेगा ना। वैसे अच्छा ही हुआ तू सामने आ गया, अब मुझे तुझे ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये सुन वो लेडा कन्फेशन में पूछता है, तुझे मुझे क्यों ढूंढना पड़ेगा। भौमी बड़ी कैजुअली बोलती है, मारने के लिए, और किस लिए। ये सुन वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे। लेडा बोला, तू मुझे मारेगी, 2-3 आदमियों को मारकर तू मुझे मारने के बारे में सोच रही है, हम वेरी इंटरेस्टिंग। पहले तो मैं कंफ्यूज था आखिर सर तुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे थे, पर अब समझ आया तेरे में सच में काफी घमंड है और ऐसी औरतों का घमंड तोड़ना। ये बोल वो बहुत गंदी हंसी के साथ भौमी को छूने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है, मगर भौमी की खतरनाक नजरें देख उसके हाथ अपने आप रुक गए। लेडा अपना हाथ वापस लेकर बोला, चल बातें बहुत हो गई, अब उन चूजों का पता बता, कहाँ छुपाया है तूने उन चूजों को। भौमी कुछ नहीं बोलती। वो लेडा बोला, देख तू उन चूजों का पता बता दे, फिर शायद मैं तुझ पर थोड़ी रहम कर दूं, वरना तेरी इस खूबसूरती को रोने में मुझे बड़ा मजा आएगा। भौमी उसकी आंखों में घुरती हुई बोलती है, तुझे क्या लगता है मैं तुझे बच्चों का पता बता दूंगी, कभी नहीं। अगर तेरे जैसे नामर्दों से भौमी एकाक्ष सिंह राजावत डर जाए तो बात ही क्या थी। वो लेडा गुस्से से भौमी के गालों पर खींचकर थप्पड़ मार बोलता है, क्या बोली तू हमजादी नामर्द, अभी दिखाता तू तेरी जैसी वेश्या को उसकी असली औकात। वे बोल वो भौमी की चुन्नी खींचकर अलग कर देता है। भौमी की आंखें लाल होने लगी थी। वो सवेरा की तरफ देखती है जिसके ऊपर अभी भी गन पॉइंट थी। भौमी कसकर अपनी मुठियां बंद कर अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करने लगती है। तो लेडा भौमी को हाथ भी लगाता कि उसका साथी बोलता है, सर आप इसे कुछ नहीं कर सकते, अगर बॉस को इसके बारे में पता चला तो आप जानते हैं क्या होगा। वो लेडा ये सुन गुस्से से अपने हाथ रोक लेता है, क्योंकि वो अपने बॉस के ऑर्डर को मना नहीं कर सकता था। अगर बॉस को पता चल गया कि उनसे पहले उसने इस लड़की को कुछ किया तो उसकी खैर नहीं। लेडा गुस्से से बोलता है, मगर इस लड़की को मैं यूं ही नहीं छोड़ने वाला। वो अपने एक आदमी को हंटर लेकर आने के लिए बोलता है। उसका आदमी हंटर लाकर लेडा के हाथ में दे देता है। लेडा गुस्से से अपने हाथों में चाबुक को घुमाते हुए बोलता है, बहुत आग है ना तेरे में, आज तेरे शरीर से तेरे खाल के साथ तेरा घमंड भी अलग कर दूंगा। भौमी उस लेडा की तरफ देख बोली, ये तो कभी नहीं हो सकता, मेरा घमंड मेरे मरने के बाद ही खत्म हो सकता, और जिसकी औकात तुझ में नहीं है। ये सुन वो लेडा गुस्से से भौमी की पीठ पर अपनी पूरी ताकत के साथ चाबुक बरसाने लगा। चाबुक की आवाज उस पूरे जगह पे गूंज रही थी। लेडा उससे बच्चों का पता पूछ रहा था, मगर भौमी के होंठ जैसे सील चुके थे। भौमी की पीठ लहूलुहान हो चुकी थी, मगर मजाल है जो उसके मुंह से एक आवाज भी निकला हो। वो बिना किसी भाव के वहां बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर दर्द की एक शिकन तक नहीं थी। ये देख वहां खड़ा हर इंसान हैरान था। सबके दिमाग में सिर्फ एक शब्द चल रहा था, क्या इस औरत को दर्द नहीं होता, क्योंकि अब तक चाहे कोई सुरमा ही क्यों ना हो वो अब तक बेहोश हो चुका होता, मगर ये औरत ऐसे बैठी हुई थी कि जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। लेडा थक कर रुक गया। हैरान तो वो भी काफी था इस लड़की की सहन शक्ति देख। इस वक्त भौमी के होठों पर एक मजाक बनाने वाली स्माइल थी। ये देख वो लेडा गुस्से से बौखला गया। वो दूसरे आदमी से गन लेकर भौमी पर तान चिल्लाते हुए बोला, साली लोनिया, तेरा आज मैं किस्सा ही खत्म कर दूंगा, फिर चाहे बॉस मुझे कोई भी सजा क्यों ना दे, पर तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। लेडा गोली चलाने ही वाला था कि अचानक वहां ब्लास्ट की बहुत तेज आवाज आई, जिससे वहां मौजूद सभी आदमी हड़बड़ा गए। इससे पहले वो लोग संभल भी पाते, भौमी जिसने अपनी हाथ को अब तक खोल लिया था, उसने तेजी से एक किक लेडा के हाथों पर जड़ दिया। लेडा का गन दूर जाकर गिरा। भौमी ने लेडा के पेट में एक तेज पंच किया, जिसे वो लेडा जमीन पर गिर गया।
लेडर के आदमी इससे पहले भौमी को शूट कर पाते भौमी सवेरा को लेकर एक टेबल के पास छुप गई। भौमी सवेरा को उसी टेबल के पास छिपा कर उन आदमियों से लड़ने लगी। भौमी अपने हाथों की मदद से ही उनकी हड्डियां बहुत बुरी तरह तोड़ रही थी। तभी भौमी के कंधे पर एक गोली आकर लगी। भौमी संभल कर वहीं पड़ा एक चाकू उठाकर उस आदमी के ऊपर फेंक दिया, जो सीधा उस आदमी के सर के बीचों बीच जाकर लगा। भौमी का काफी खून लॉस हो चुका था, मगर भौमी अभी भी अपने आप को संभाल कर लड़ रही थी। वहां गुंडे काफी ज्यादा थे। अचानक उस लेडर ने पीछे से भौमी के सर पर एक लोहे की रॉड से भौमी के सर पर वार कर दिया। भौमी का सर झन्ना गया, उससे चक्कर आने लगे थे। भौमी ने पलटकर लाल आंखों से लेडर को घूर कर देखा, जिससे घबरा कर लेडर के हाथों का रॉड वहीं गिर पड़ा। भौमी ने लेडर का गला पकड़कर बुरी तरह दबाने लगी। लेडर को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो भौमी के हाथ को हटाने की कोशिश करने लगा, मगर भौमी की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत थी। लेडर की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। वो वहीं पर गिर पड़ा। लेडर को घूरते घूरते भौमी भी बेहोश होकर गिरने लगी, मगर इससे पहले भौमी का शरीर जमीन को छू पाता किसी की मजबूत बाहों ने उसे पकड़ लिया। भौमी उस शख्स की खुशबू महसूस कर बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हुए बहुत धीमी आवाज में बोली, बच्चे। इतना बोल भौमी उस शख्स के बाहों में झूल पड़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।